हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें नेट जीआरएफ जुलाई 2018 के जो क्वेश्चन पेपर है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था पूरे डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे, हालांकि मैंने उनको अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने उनको डिटेल में कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चलूँ। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो 21st क्वेश्चन है वो है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। यानी कौन जो व्यक्ति था, हिस्टोरियन था, जिसने सबसे पहली बार ये बताया कि सूर्य के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही डेली जो है सनराइज होता है और सन सेट होता है। आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, सेकेंड भास्करा, थर्ड ब्रह्मगुप्त एंड फोर्थ वराहमिहिर। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप इसको कहां से कवर कर सकते हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री के वीडियो सेक्शन में जाकर के वहां से हिस्टोरिकल इंडिविजुअल नाम से फोल्डर बना होगा, वहां से आप आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर इन सब के बारे में जान सकते हैं कि इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी और उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्ता पीरियड में के प्रमुख हिस्टोरियन हैं। ये गुप्ता पीरियड में नवरत्नों में जो होते थे तो उसमें आर्यभट्ट गुप्ता पीरियड में प्रमुख हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो थे एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी के प्रसिद्ध विद्वान थे। और एक श्लोक ऐसा मिलता है जिसके अनुसार आर्यभट्ट जो थे वो नालंदा महाविहार में प्रोफेसर के रूप में या टीचर के रूप में, प्राचार्य या कुलपति के रूप में भी काम किया है इन्होंने। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है आर्यभट्टियम। और आर्यभट्टियम में एक सिद्धांत है सूर्य सिद्धांत। इसमें 120 आर्य छंद है जिसका वर्णन सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टियम ग्रंथ में किया गया है। और वहीं पे इस थ्योरी को या इस बात को कहा गया है कि जब सन अपने धुरी पे या पृथ्वी अपनी धुरी पे रोटेट करता है या सन के चारों तरफ रोटेट करता है तो इसी के कारण जो है सनसेट या सनराइज होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर ग्रेट तमिल शैव संत, चूज द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको 4 कोड दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन जो थे वो तमिल शैव संत थे। आपके कोड हैं ए अपर, बी सुंदर मूर्ति, सी माणिक्यवासगर एंड डी मल्लिकार्जुन पंडित। आपके जो ऑप्शंस हैं, पहला ए, बी और सी, सेकेंड बी एंड डी, थर्ड ए एंड सी एंड फोर्थ बी सी डी। मैं जब तमिल लिटरेचर और वहाँ पे संगम लिटरेचर को जब कवर कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको 2 नाम तो बताए ही हैं, थर्ड के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपर और सुंदर मूर्ति के बारे में वहाँ पे बताया है। अलवर और नैनार संतों के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ए और बी जो है वो कौन से ऑप्शन में दोनों साथ हैं। तो यहाँ पर ए और बी जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि ये सी होगा या नहीं होगा, डी होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ए और बी दोनों होंगे। ए और बी दोनों साथ में कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे करके क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दूं कि इस समय जो तमिल संत हुए तो तमिल संत में बेसिकली तमिल जो क्षेत्र है वहाँ पे चालुक्याज थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे और चोल डायनेस्टी था। इनके समय में क्या होता है कि शैव धर्म अपने चरम सीमा पे होता है, शैव धर्म की उन्नति होती है। इनमें से बहुत लोगों ने, जैसे चालुक्याज और राष्ट्रकूटाज, इन दोनों ने शैव धर्म से रिलेटेड काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनवाई, मंदिर बनवाए। जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है वो राष्ट्रकूटों के समय में बनता है। तो इसी में इन लोगों ने तमिल कवियों को संरक्षण दिया और इन तमिल कवियों में जो
नैनार संत थे वो 63 नैनार संत, यानी ये शैव के उपासक थे, ये महत्वपूर्ण है। इन नैनार संतों में अप्पर, त्रिज्ञान, त्रिगुयान, उसके बाद में संबंदर, सुंदर मूर्ति, माणिक वासकर, ये सब जो थे ये फेमस पोएट हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं को देवारम में संकलित किया है। ठीक है, अब इनमें से हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन थे, तो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के समय में अप्पर होते हैं। ठीक है, अप्पर जो थे इन्होंने दास भाव से शिव भक्ति की थी, इसको आप याद रखिएगा अप्पर के बारे में। जो तिरुज्ञान समंदर हैं, यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया तिरुज्ञान समंदर, तिरुज्ञान समंदर का जन्म भी तंजौर जिला में होता है और ये भी ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जब ये 3 साल के थे तो इनको देवी की कृपा से बहुत सारे ज्ञान, दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद ये अपने पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। जब ये तीर्थ यात्रा पर निकले तो कई बौद्ध आचार्यों के साथ इनका विवाद हुआ, मतलब डिस्कशन हुआ, और उसमें उन्होंने सारे बौद्ध जो आचार्य थे उनको शस्त्रार्थ में पराजित किया। इसके बाद आते हैं सुंदर मूर्ति पे। जो सुंदर मूर्ति थे इनका जन्म नावलूर में हुआ था और ये भी एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये मात्र जो थे 18 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन 18 वर्षों में इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंच गई। ये शैव भक्त थे और शिव के जो सहस्त्र नाम हैं वो शिव के 1000 नामों की रचना इन्होंने ही की है और इसीलिए इनको ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं माणिक वासकर पर। माणिक वासकर जो थे ये इनका जन्म मदुरा में हुआ था और ये भी जो थे शैव भक्त थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रेस्पेक्ट ऑफ द राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है इंद्र थर्ड डिफीटेड द प्रतिहार रूलर महिपाल फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कृष्णा थर्ड डिफीट द चोलाज इन बैटल ऑफ तकुल्लम। तो पहला तो आप ये याद रखिए कि जो बैटल ऑफ तकुल्लम है वो राष्ट्रकूटों और चोल के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है द कैलासा टेम्पल एट एलोरा वॉज कट आउट एट द इंस्टेंस ऑफ कृष्णा सेकेंड। तो क्या कृष्णा सेकेंड ने कैलासा जो टेम्पल है एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल उसको बिल्ड करवाया था। एंड फोर्थ है नृपतुंगा वॉज द ऑथर ऑफ कविराज मार्ग। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बुक एंड ऑथर में कवर किया है मैंने कि नृपतुंग का जो कविराज मार्ग के ऑथर है वो नृपतुंग है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है, क्योंकि कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था, न कि कृष्ण द्वितीय ने। ये जो कृष्ण फर्स्ट है वो राष्ट्रकूट किंग है और टाइम पीरियड इसकी 756 से लेकर के 773 तक है। ये रहा, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये है एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये मोनोलिथिक है और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये एक ही पहाड़ को काट करके बनाया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ यहाँ तक होगा तो सबसे पहले इस मंदिर का ये शिखर बना, आफ्टर डेट ये, तो ऊपर से नीचे की ओर ये मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले इसको तैयार किया गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये सब आप जो देख रहे हैं यानी सबसे जो बेस है इसका सबसे लास्ट में तैयार किया गया है। तो ये अपनी तरह का कलाकृति का एक सुंदर नमूना है और ये शायद भारत में मंदिर के इतिहास में या किसी भी स्थापत्य कला के इतिहास में ये ऐसा अनूठा उदाहरण आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि ये एकमात्र उदाहरण है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन है अंडर द चोलाज द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू। तो चोल वंश के समय में लैंड रेवेन्यू किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सेकेंड ग्राम सभा, थर्ड फ्यूडल लॉर्ड्स एंड फोर्थ ट्रेजरर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा। जब भी हम चोल काल को पढ़ते हैं तो एक बात हम जरूर पढ़ते हैं कि चोल काल में जो स्थानीय स्वशासन था
या आप यूँ कह सकते हैं कि लोकल गवर्नेंस सिस्टम जो था, लोकल गवर्नेंस सिस्टम काफ़ी अच्छी मात्रा में विकसित थी। यहाँ पर जो ग्राम सभा थी, ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। उन अधिकारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राम सभा को कौन कौन से अधिकार मिले हुए थे, जैसे ये किसी की भी संपत्ति को होल्ड कर सकते थे, उसको बंधक बना सकते थे, यानी उसको गिरवी मोर्टेज को अपने पास रख सकते थे, और या उसको सेल कर सकते थे। इसके बाद में जो गांव के झगड़े होते थे जस्ट कर सकते थे। ग्राम सभा के अपने बैंक होते थे, अपने इसकी कर व्यवस्था यानी टैक्सेशन सिस्टम होती थी। ये टैक्स लगा सकते थे, टैक्स रिकवर कर सकते थे, टैक्स वसूल सकते थे। लेकिन इसके अलावा इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी थी, जैसे गांव के लोगों के लिए ड्रिंकेबल वाटर, पीने के पानी का व्यवस्था करना, गार्डन बनवाना, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना। ये सब काम भी किसके थे, ग्राम सभा के थे। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करना, ये सारे काम ग्राम सभा के थे। तो चोल काल में ग्राम सभा का जो इम्पोर्टेंट योगदान था वो काफ़ी ज़्यादा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग किंग ऑफ कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि आपको किंग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन से पहले हुए। आपके कोड हैं ए अवंती वर्मन, बी चंद्रापीड, सी दुर्लभ वर्मन एंड डी ललितादित्य। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि कौन से इतिहासकार हुए। तो ये कल्हन की एक पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की जो डेट है वो 12वीं सेंचुरी एडी में है। ये 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। कश्मीर में इस समय हिंदू राज्य का जिक्र किया गया है कि 6 सेंचुरी बीसी में, या यूं कह लीजिए कि 7th सेंचुरी 697 से 738 तक ये जो कश्मीर था, कश्मीर में ललितादित्य नाम का एक हिंदू शासक हुआ। उससे पहले जो कश्मीर था वो चंद्रगुप्त, यानी आप कह सकते हैं विक्रमादित्य के समय में, विक्रमादित्य यहाँ पर एक राजा हुए और उनके समय में यहाँ पर 6ठी शताब्दी तक हिंदू डायनेस्टी थी। अब जब विक्रमादित्य की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में ललितादित्य बने, और ललितादित्य के बाद में अवंती वर्मन बने। अवंती वर्मन के बाद में चंद्रापीड बनते हैं, और आफ्टर दैट दुर्लभ वर्मन बनते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इस तरीके से क्या होगा, आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले होते हैं दुर्लभ वर्मन, आफ्टर दैट चंद्रापीड, फिर ललितादित्य और अवंती वर्मन। यानी अवंती वर्मन जो थे वो ललितादित्य के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक बार मैं आपको क्रोनोलॉजी में यहाँ बता देता हूँ, आपके पास अगर पेन और पेपर हो तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हैं प्रवरसेन, कश्मीर में अगर आपको बोले तो। उसके बाद में ग्रोपित्री, मेघवाहन आते हैं उसके बाद में आते हैं प्रवरसेन सेकेंड। ठीक है, फिर आते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में आते हैं चंद्रापीड, चंद्रापीड के बाद में आते हैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्लभ वर्धन। ठीक है, सॉरी ये अवंती वर्मन, अवंती वर्मन के बाद में आते हैं आपको ललितादित्य और फिर दुर्लभ वर्धन। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद और सारे होते हैं, जैसे जयपीड होते हैं, फिर शंकर वर्मन होते हैं, तो इसको आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर रिटेन। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी पुस्तक जो है वो किसके टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, आपके कोड्स हैं ए मिताक्षरा, बी मानसोलास, सी विक्रमांक अर्जुन विजय एंड डी चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो कौन सा राइट आंसर है, योर ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है ए बी डी एंड सी, सेकेंड है बी ए सी एंड डी, थर्ड है सी ए बी एंड डी एंड फोर्थ है डी सी ए एंड बी। अब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है सी ए बी एंड डी। अब यहाँ पर अगर आपको टाइम पीरियड याद हो कि जैसे मिताक्षरा के राइटर कौन है और वो किसके दरबार में थे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इन पुस्तक के बीच में टाइम पीरियड का गैप जो है बहुत लंबा है। ठीक है, तो जैसे तकरीबन 50 साल, कहीं में 100 साल, ठीक, कहीं पे 400 साल, इस तरीके से भी गैप है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि इसके राइटर कौन है और ये राइटर किसके काल में थे। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो विक्रमांक अर्जुन विजय है, इसको पंपा भारत के नाम से भी जाना जाता है और इसको लिखा गया था 10th सेंचुरी एडी में।
ये जैन पोएट एक पंपा हुए जिन्होंने कन्नड़ भाषा में महाभारत के फॉर्म को, महाभारत को वर्णन किया है। तो इसी को विक्रमांक अर्जुन विजय कहा जाता है। इसके बाद में जो मानसोल, ये मिताक्षरा है, ठीक है। तो मिताक्षरा को विजय सेनवड़ा ने लिखा है, विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा। तो विज्ञानेश्वर जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के थे, और चालुक्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब है? 12वीं सेंचुरी में है, यानी 1300 ईस्वी के आस 1100 AC के आसपास है, ठीक है। तो चालुक्य डायनेस्टी के थे विज्ञानेश्वर, और इन्होंने मिताक्षरा को लिखा। जो मानसोलास है ये भी 12वीं सेंचुरी का लिखा हुआ संस्कृत टेक्स्ट है, और ये कल्याणी के जो चालुक्य थे सोमेश्वर थर्ड, इन्होंने लिखा है। और 5th है चतुर्वर्ग चिंतामणि, हिमाद्री पंडित ने इसकी रचना की है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका, सबसे पहले है विक्रमांक अर्जुन विजय, फिर है मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर ने लिखी है, फिर है मानसोलास, और इसके बाद में जो जिसको सोमेश्वर थर्ड ने लिखा है, और फिर है चतुर्वर्ग चिंतामणि। 27th क्वेश्चन है, ए न्यू टेंडेंसी टुवर्ड स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स इज इलस्ट्रेटेड बाई सच टाइटल एज लाट संधि विग्राहक इन रिकॉर्ड ऑफ। तो लाट संधि विग्राहक का जिक्र किस वंश के समय में आता है? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट कल्याण चालुक्य, सेकंड चोलाज, थर्ड कलचुरी, एंड फोर्थ राष्ट्रकूटा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्याण के जो चालुक्य थे इनके समय में लाट संधि विग्राहक का जिक्र होता है। अब जो चालुक्य वंश थे, तो चालुक्य वंश में दो तरह की व्यवस्थाएं थी, एक तो जो राजा के फैमिली मेंबर होते थे, और दूसरा जो क्राउन प्रिंस होते थे। फैमिली मेंबर भी बहुत सारे प्रांतों पर शासन करते थे और उनको शासन का भाग मिलता था जिसको भुक्ति कहा जाता था, जबकि जो क्राउन प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस को जो इम्पोर्टेंट 2 स्टेट होते थे राज्य के अंदर, वो स्टेट की जिम्मेदारी क्राउन प्रिंस की होती थी। इसके अलावा वीमेन जो थी, वीमेन भी बहुत सारे पोस्ट को होल्ड करती थी। अब इससे क्या होता है कि राजा के फैमिली मेंबर बहुत सारी जगह पे शासन कर रहे हैं, तो शासन में कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है, जटिलताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो शुरू में राजा को परामर्श देने के लिए एक संधि विग्राहक होते थे, और इसी में बाद में जैसे जैसे शासन में कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है तो ये बढ़ते जाते हैं, ये संधि विग्राहक भी विखंडित होते हैं, और ये अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। जैसे संधि विग्राहक के बाद में लाट संधि विग्राहक हो गए, फिर हेरी संधि विग्राहक हो गए, हेरी संधि विग्राहक। तो ये सब टर्म किसके समय में देखने को मिलते हैं? ये सब कल्याण के चालुक्य में के समय देखने को मिलते हैं। सामान्यतः ये जो पद होता था ये हेरिडिटरी होता था, यानी वंशानुगत होता था, और इनको वेतन के स्थान पर भुक्ति या कर में भाग दिया जाता था, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो भी रूलर्स दिए हुए हैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरे डायनेस्टी का जो गैप दिया हुआ है, जैसे चंदेल के परमार्दी देव, गढ़वाल डायनेस्टी के गोविंद चंद्र, कलचुरी डायनेस्टी के लक्ष्मीपति कर्ण, एंड प्रतिहार डायनेस्टी के भोज। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले प्रतिहार भोज के बारे में बताया था। तो प्रतिहार भोज इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें डी पहले आता है, और यही इसका राइट आंसर भी है। तो इस तरीके से अगर आपको टाइम पीरियड नहीं भी याद है, लेकिन आपको ये याद है कि जब आप पढ़ रहे थे तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़े और सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़े, ये अगर आपको पता हो तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से आपको जब आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को कर रहे हो, तो उस प्रेशर को हैंडल करके आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इनकी टाइम पीरियड क्या है। तो जो चंदेल, जो परमार्दी देव चंदेल के हैं, तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 1165 से लेकर के 1203 तक है। इनके समय इनकी जो राजधानी थी ये कालिंजर महोबा के रहने वाले शासक थे, और जगनिक जिसने परमार रासों की रचना की थी, जगनिक इनके दरबार में प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। जो परमाल की पुत्री थी चंद्रवती, जागनिक ने जब परमाल रासों की रचना की
तो इसमें चंद्रवती के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा जो परमार्दी देव हैं इनके समकालीन 2 शासक हैं, एक जो इनके प्रतिद्वंदी भी हैं, एक तो कन्नौज एंड काशी, ठीक, जिसके जो राजा हैं वो जयचंद्र गढ़वाल हैं, और दूसरा अजमेर का जो शासक है पृथ्वीराज थर्ड। तो ये दोनों इनके समकालीन शासक हैं और जिनसे इनकी प्रतिद्वंदिता भी रहती है। बाद में क्या होता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने इनको पराजित कर दिया युद्ध में और ये आत्महत्या इन्होंने कर ली थी। इसके बाद आते हैं गढ़वाल डायनेस्टी के गोविंद चंद्र, जिनका टाइम पीरियड है 1114 से लेकर के 1154 तक। इनके बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये गढ़वाल डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ताकतवर लीडर थे, ताकतवर शासक थे। जो कृत्यकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर हैं, कृत्यकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर, ये इसके काल में इन्होंने मंत्री का पद संभाला था और इनकी लेखों के कारण इसे विविध वाचस्पति भी कहा जाता है, विविध विद्या विचार वाचस्पति। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिहारा भोज के। जो प्रतिहार डायनेस्टी के भोज हैं उनका टाइम पीरियड है 850 से लेकर के 900 तक, और ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे प्रतापी रूलर हैं, सबसे शक्तिशाली रूलर हैं। इन्होंने ये विष्णु का जो वराह अवतार है, जैसे हम लोग जब 10 अवतार पढ़ते हैं, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम रामकृष्ण बुद्ध एंड कल्कि, तो वराह अवतार के ये पुजारी थे, ये उपासक थे और इसीलिए इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो ये आप याद रखिएगा, जो प्रतिहार डायनेस्टी के भोज थे इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी और सिक्कों पर वराह की मूर्ति भी दिखती है। फिर आते हैं कलचुरी डायनेस्टी के जो कर्ण हैं, इनका टाइम पीरियड 1051 AD के आसपास है और ये कलचुरी डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनको ऐसा माना जाता है कि ये एंशिएंट इंडिया के ग्रेट महान विजेता थे, विक्टोरियस पर्सन थे। इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध को जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन है, आपको एक तरफ टेम्पल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनको बिल्ड करने वाली क्वीन का नाम दिया हुआ है। तो आपको इसमें बताना है कि किसने कौन से मंदिर का निर्माण किया था। एक तरफ है टेम्पल में आपको ब्रह्मेश्वर टेम्पल बुंदेल भुवनेश्वर, सेकेंड है लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, थर्ड है मल्लिकार्जुन टेम्पल पटक्कल एंड फोर्थ है विरूपाक्ष टेम्पल पटक्कल। आपके इधर है कोल देवी, लोक महादेवी, त्रैलोक्य देवी एंड वसाटा। तो कौन सा राइट आंसर है तो आपको बताना है। तो इससे पहले मैं थोड़ा आपको इसका डिटेल दे देता हूँ। जो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर का। तो सिरपुर का जो लक्ष्मण टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, ये गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर पोस्ट गुप्तन पीरियड की है और इसका निर्माण जो है ये वसाटा ने करवाया था। ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल में आप देखते होंगे कि जो शेषनाग के ऊपर लॉर्ड विष्णु, यानी शेषनाग के ऊपर जो लॉर्ड विष्णु हैं, तो इनकी प्रतिमा इस पे बनाई हुई है। आप कई सारे अगर पौराणिक कथाएं और सीरियल देखते होंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो लॉर्ड विष्णु हैं वो शेषनाग पर आराम से लेटे हुए हैं। तो उनके इन्हीं रूप को इस मंदिर में उजागर किया गया है। ये जो है बेसिकली ब्रिक का बना हुआ टेम्पल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आप इसको याद रखिएगा कि ये ब्रिक का बना हुआ टेम्पल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 मंदिर के बारे में जो पटक्कल में निर्मित है। जो चालुक्य डायनेस्टी के एक शासक थे विक्रमादित्य सेकेंड। विक्रमादित्य सेकेंड ने 2 शादी की, उनमें से एक का नाम था लोक महादेवी और दूसरी का नाम था त्रैलोक्य महादेवी। ये दोनों जो थी सगी बहनें थी और ये दोनों हैहर डायनेस्टी की थी। लोक महादेवी सबसे बड़ी थी और इन्होंने एक पत्थर के मंदिर का निर्माण करवाया जिसको लोकेश्वर टेम्पल बोलते हैं और इन्हीं लोकेश्वर टेम्पल को विरूपाक्ष मंदिर बोला जाता है। तो यानी विरूपाक्ष टेम्पल जो पटक्कल में है इसको लोक महादेवी ने बनवाया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं त्रैलोक्य महादेवी की। तो त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोकेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया जिसको मल्लिकार्जुन टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन टेम्पल को इसने बनवाया त्रैलोक्य महादेवी ने। अब और ये भुवनेश्वर लक्ष्मणपुर मंदिर जो है वो वसाटा ने बनवाया। तो B का 4 है, यहाँ पर आप देख लीजिए B का 4। इसके बाद है यहाँ पर B का 4 फर्स्ट में है और इसके बाद है C
का थर्ड त्रैलोक्य महादेवी मल्लिकार्जुन टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो लोक महादेवी, और जो ब्रह्मेश्वर टेम्पल है इसका निर्माण कोल देवी ने करवाया था। एक्चुअली हुआ ये था कि इसका जो ब्रह्मेश्वर टेम्पल है इसका निर्माण कोल देवी ने नहीं, बल्कि ये 18th सेंचुरी में ये मंदिर ध्वस्त हो गया था। तो राजा उद्योत केसरी ने कोल देवी की सहायता से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, तो ये जीर्णोद्धार में आते हैं, ये पिरामिड की आकार में इस मंदिर को बनाया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ब्रह्मेश्वर टेम्पल कोल देवी, लक्ष्मणपुर सिरपुर टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर ये वसाटा, मल्लिकार्जुन टेम्पल लोक देवी एंड विरूपाक्ष टेम्पल, यहाँ पे मल्लिकार्जुन टेम्पल ये त्रैलोक देवी एंड विरूपाक्ष टेम्पल लोक देवी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको जैन टेक्स्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राइटर का नाम दिया हुआ है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला है कुवलय माला, सेकेंड है समरिस चक्खा, थर्ड यानी सी है तिलक मंजरी एंड फोर्थ है यशस्तिलक चंपू। दूसरी तरफ जो राइटर हैं वो दिया हुआ है आपका धनपाल, हरिभद्रा, सोमदेवा एंड उद्योतसूरी। तो आपको बताना है कौन सा राइट है। तो एक तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो कुवलय माला है इसके राइटर उद्योतसूरी हैं। अब देखते हैं क्या इस बेस पे आप आंसर दे पाते हैं। तो ए का 4 कहाँ पे है? ए का 4 यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो बेशक आपको कई बार ऐसा होता है कि सारी बातें पता नहीं होनी होती, अगर आपको कुछ की पॉइंट पता है तो आप उससे आंसर कर सकते हैं। बेसिक रूप से कम वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 टाइप में दिए हुए हैं। इसके बाद में है संरक्षिका चक्खा, इसके जो राइटर हैं वो है हरिभद्रा। फिर तिलक मंजरी के राइटर हैं धनपाल एंड यशस्तिलक चंपू के राइटर हैं सोमदेव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ गोलकी मठ। तो गोलकी मठ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हालांकि मैंने आपको इसके बारे में नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपको लगे कि आप उसको कवर नहीं कर पाए हैं या किसी भी बुक में आपको नहीं मिला है, अब जैसे मान लीजिए ऐसा मैं नहीं बोला कि अगर हप्पा सिविलाइजेशन में आप साइट्स को कवर नहीं किए हैं तो उसका आंसर आप करें, नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता और किसी भी बुक में इसका मेंशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, किसी खास बुक में, स्पेसिफिक बुक में इसका मेंशन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जब भी आपको लगे कि कुछ भी नहीं जानते हैं तो ए, बी, सी और डी ही कीजिए और वो सामान्यतः सही होगा। गोलकी मठ के बारे में इट वाज लोकेटेड इन दहला मंडला, सेकेंड है इट वाज शैव मोनेस्ट्री, थर्ड है कलचुरी युवराज फर्स्ट ग्रांटेड विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड फोर्थ है सद्भाव शंभू वाज द हेड ऑफ मठ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी एंड डी चारों ऑप्शन इसके सही हैं। 32nd क्वेश्चन है घंटी यंत्रा वॉज यूज्ड इन अर्ली मिडाइवल इंडिया। तो घंटी यंत्र का जो जिक्र है वो अर्ली मिडाइवल पीरियड में किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है ये घंटी यंत्र क्या है। फर्स्ट है कंडक्टिंग तांत्रिक रिचुअल्स, यहाँ पे रिचुअल्स होंगे। सेकेंड है इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग मेटल वेसल एंड फोर्थ है पॉरिंग ऑफ वाटर फॉर सेक्रिफिशियल रिचुअल्स। तो आप अक्सर ये सुनते होंगे कि मध्ययुगीन भारत में एक यंत्र था अड़घट्टा। अड़घट्टा का यूज जो होता था, इसको आप इंग्लिश में भी ऐसे ही लिख सकते हैं अड़घट्टा। तो अड़घट्टा का यूज जो था वो कुओं से पानी निकालने के लिए किया जाता था और इसी का एक दूसरा नाम जो था वो घंटी यंत्र था। ठीक है, तो ये घंटी यंत्र क्या था? ये एक तकनीक था जिसका काम था घंटी, ये कुओं से पानी निकालना। बाद में सिंचाई कार्य के लिए रहट नाम के यंत्र का भी प्रयोग किया जाने लगा। ये रहट बड़ा अजीब अच्छा यंत्र था, मतलब अजीब आप नहीं कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता था कि एक तरीके से इस तरीके का बकेट होता था, यहाँ पे रस्सी और यहाँ पे रस्सी, और दो लोग मिलकर के पॉन्ड से पानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते थे। तो ये सिंचाई की पद्धति जो थी ये बाद में विकसित हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33rd क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग।
असर्शन है आपका जयवर्मन सेकेंड इंस्टीट्यूटेड द देवराज कल्ट इन कंबोज, एंड रीजन है बाई इट ही वांटेड कंबोजा टू बी इंडिपेंडेंट, और इसके द्वारा वो चाहते थे जो कंबोज है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। मैंने आपको बताया है कि ए और आर टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे उसको आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या दोनों सेंटेंस के बीच में क्रोनोलॉजी है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर इंटरलिंक है तो इसका जो सामान्य उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। इंटरलिंक नहीं है तो उसका उत्तर होगा बी। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल देकर बताया भी था, आज ये इस तरीके का फोर्थ एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आप देखिए कि जयवर्मन के बारे में दोनों में बात की जा रही है, यानी जयवर्मन जो है कंबोज से रिलेटेड है और दोनों में कंबोज की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। 34th क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट अरब ट्रेवलर इस्तखड़ी। इस्तखड़ी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ कर्क इन खुरासान, वो खुरासान का निवासी था। सेकेंड है ही विजिटेड इंडिया इन 1951। थर्ड है ही रोट किताब अल अकलीम एंड मसलिक वल ममलिक, एंड फोर्थ है ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव प्रिपेयर्ड ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया है अभी तक, लेकिन जब भी आप इस तरीके की क्वेश्चन करें, अब जैसे पता है कि इस्तखड़ी के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अरब ट्रैवलर की बात की जा रही है, और खुरासान कहाँ पे है? खुरासान है ईरान में। ठीक है, तो आप एक तो गेस ये कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी ये तीनों के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन जो राइट आंसर था वो राइट आंसर भी यही था कि पहला आंसर जो है था वो गलत था। वो खुरासान का निवासी नहीं था, बल्कि ईरान में ही एक प्रांत है इस्तखड़ी, यानी तो वो वहाँ का निवासी था। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा बहुत सारे अरब ट्रैवलर इंडिया में आए थे, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है अबू जैद हसन सैराफ़ी, अबू दल्फ, थर्ड थे मसूदी मुसहर बुजुर्ग, फोर्थ इस्तखड़ी, एंड फिफ्थ जो थे वो बुसरी। ये सब जो थे वो इम्पोर्टेंट अरब ट्रैवलर हैं। कुछ ट्रैवलर जो थे वो ईरान और तुर्कमेनिस्तान से भी आए, जैसे अब्दुल रज्जाक जो थे वो ईरान से आए थे। तैमूर लंग का जो पुत्र था वो भी राजदूत बनकर आया था विजयनगर साम्राज्य में, और उसने विजयनगर साम्राज्य का आंखों देखा हाल कहा है। इसी में तैमूर लंग के जो पुत्र था उसी ने बताया कि अरब के लोगों ने 1 से लेकर के और 9 तक का जो अंक है ये सीखा है इंडिया से, और इंडिया के बाद ये यूरोप में फैला। तो इसीलिए अरब में जो अंक की पद्धति है उसको हिंदासा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 35th क्वेश्चन है, अब हम लोग मिडाइवल इंडियन पीरियड में इंटर कर चुके हैं। मैं यहाँ पर भी कोशिश करूँगा, हालांकि मैंने दिल्ली सल्तनत पीरियड को कवर कर लिया है, अब मुग़ल पीरियड बाकी है, तो उसको भी मैं बहुत जल्द कवर कर लूँगा और एग्ज़ाम से पहले कवर करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके अलावा मैं जब ये क्वेश्चन सीरीज़ ख़त्म होगा तो 20 क्वेश्चन मैं डेली लेकर के आऊँगा, और वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड होगा, और इसमें आप मॉडर्न इंडिया के टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से उतने टफ सवाल नहीं आते हैं। ये बेसिकली आप किसी भी एक बुक को पढ़कर आसानी से कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए अपना क्वेश्चन करते हैं। जो 35th क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट है सुल्तान इल्तुतमिश शोड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट टू सूफी संत लाइक शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। जो सुल्तान इल्तुतमिश था वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं सूफ़ी संत के प्रति। कौन कौन से सूफ़ी संत हैं वो प्रमुख? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी एंड शेख बहाउद्दीन जकारिया। सेकेंड स्टेटमेंट है ही प्लेकेट द उलेमा ऑल्सो बाई होल्डिंग फ्रिक्वेंट रिलीजियस डिस्कोर्स इन हिज कोर्ट एंड हिज पॉलिसीज वर अफेक्टेड बाई द ओपिनियन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियन। तो अब इसमें कहा गया है कि जो इल्तुतमिश था उसने उलेमा को खुश करने के लिए वो रेगुलर अपने कोर्ट में धर्म के ऊपर चर्चा करवाता था, और ऑर्थोडॉक्सी से ये प्रभावित रहता था, मतलब उलेमाओं की जो धार्मिक ग्रंथें थी और ऑर्थोडॉक्स थी उससे ये प्रभावित होता था। थर्ड है ही डिड नॉट बोदर टू कंसल्ट द उलेमा व्हाइल नॉमिनेटिंग रजिया एज हिज सक्सेसर। रजिया सुल्तान को जब उसने सक्सेसर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो उसने उलेमाओं से कोई डिस्कशन नहीं किया। एंड फोर्थ है
He, however, derived full advantage from the goodwill of the mystic that he enjoyed on account of his pious personal life. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब यहाँ पर एक बात तो आप जान लीजिए कि थर्ड जो है, जब उसने उलेमा जो थे वो महिलाओं के प्रति अगेंस्ट थे तो कभी भी ये सपोर्ट नहीं करते, और इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर नियुक्त किया था। तो जो सी है वो तो करेक्ट है। इसके समय में बहुत सारे सूफी संत भी होते हैं, जो इनमें प्रमुख कौन थे? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हामिदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, इन सब के प्रति उसका गहरा सम्मान था। तो ए और सी दोनों करेक्ट हैं। अब ए और सी कहाँ पे आते हैं? ए और सी आते हैं आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो राइट आंसर भी यही है, ए, सी एंड डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन को कॉन्शियस वे में पढ़ करके और उसको आप अपने पढ़ाई से रिलेट करके कि आपने उसको किस वे में जब आप पढ़ रहे थे तो पढ़ा था, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने जब अपना क्लियर किया था नेट का एग्ज़ाम, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर जब मैंने प्रीवियस ईयर सोल्व करा था तो उसके पैटर्न को समझकर और ऐसे ही मैंने सोल्व किए थे। हमेशा होता क्या है कि कई बार आपके जो नेट होते हैं या जीआरएफ होते हैं वो आपके 2% या 3% या 4% से छूट जाते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसको आप तुक्का मार करके, ब्रिलियंट गेस करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, जब चर्चा चल ही रही है। तो इल्तुतमिश जो है 1206 से 10 तक तो ऐबक का शासन रहता है, और 1210 से लेकर के और जो आगे का टाइम पीरियड है वो इल्तुतमिश का है। ऐबक की जब मृत्यु होती है तो उस समय जो ऐबक के प्रमुख उत्तराधिकारी हैं कुबाचा है, नसरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन इल्दौज, और एक रहता है इल्तुतमिश खुद। अब इन सब से इसका मतलब कि प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिद्वंदिता रहती है। तो इल्तुतमिश ने अपनी जो सिस्टर है उसकी शादी एक कुबाचा से कर देता है, इसकी शादी ताजुद्दीन इल्दौज से करता है, और फिर कुबाचा को दोनों मिलकर के पराजित करते हैं। ठीक, इसके बाद में जो इसके समय के अमीर वर्ग थे इसको इसने तुर्कान ए चेहलगानी की स्थापना की और इसमें उनको प्रमुख रैंक दिया। उत्तराधिकारी की प्रथा की भी शुरुआत किसने की थी? सक्सेसर घोषित करने की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का वर्क कौन सा नहीं है? ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं बुक और ऑथर वाला टॉपिक करा रहा था तो वहाँ पे मैंने अमीर खुसरो के सारे जो वर्क्स हैं उसको डिटेल में कवर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आपके ऑप्शंस हैं, पहला एजाज ए खुरसवी, सेकंड है बुनियाद ए अल मुनियाह, थर्ड है नूह सिपियर एंड फोर्थ है किरान उस सदेन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, गुनात अल मुनिया। बाकी तीनों अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। एक बार देख लेते हैं अमीर खुसरो की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। ये किरान उस सादेन, जिसमें कुतुबुद कैकुबाबाद और बुगड़ा खान के बारे में बात की गई है, तो ये भी अमीर खुसरो की रचना है। मिफ्ताह उल फुतूह, जिसमें मलिक छज्जू के विद्रोह के बारे में है। खजान उल फुतूह और तारिक ए अलाई, ये भी जो है मतलब ये गद्य स्टाइल में लिखा हुआ है। फोर्थ है आशिका और देवल रानी खिजर खां, एक लव स्टोरी है बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी की। फिर है नूह सिपियर, जिसमें 9 आकाशों का वर्णन किया गया है। और बेसिकली जो अमीर खुसरो की बुक है वो हिस्टोरियन टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये अपने जो उसके संरक्षण दाता थे उसको खुश करने के लिए इसने लिखा है, और ये दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान का कार्यकाल देखता है। ठीक है, तो इसने कोई भी बुक हिस्ट्री के दृष्टिकोण से नहीं लिखी है। फिर है तुगलकनामा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर है, खुसरो खां के ऊपर है। कुछ और बुक हैं जैसे नाज उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, एजाज ए खुरसवी, इसके बाद में अपजलस सवाहिदी, खामसामा ए पंचगंज में 5 इसके पार्ट हैं। मातला उल अनवर, सीरी उल फवाद एंड सीरी ओ खुसरो, लैला मजनू, आइन ए सिकंदरी एंड हस्तबहिश्त। ये सारे जो राइटर इसके सब के राइटिंग किसने की है? खुसरो ने, अमीर खुसरो ने ही की है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा तुफात उल सिहर, वसात उल हयात, गुरुतुल कमाल, बयाक नकिया, निहात उल कमाल, ये सारी रचनाएं खुसरो की ही हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 37वें क्वेश्चन पे। हु एमोंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ कश्मीर कमीशनड मुल्लाह अहमद टू ट्रांसलेट द महाभारत इनटू पर्सियन। कश्मीर का कौन सा शासक था जिसने मुल्ला अहमद को नियुक्त किया था ताकि वो महाभारत का पर्सियन में अनुवाद कर सके?
यहाँ पर भी देखने वाली बात है, अभी तक जो ट्रेंड्स हैं यूजीसी के, जब भी कश्मीर से रिलेटेड सवाल आए हैं और उसमें ऑप्शन अगर जैनुल आबदीन रहा है तो उसका आंसर जैनुल आबदीन ही होता है। इसका भी आंसर जैनुल आबदीन ही है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। जैनुल आबदीन का जो टाइम पीरियड है वो 1423 से लेकर के 1471 एडी तक का टाइम पीरियड है। और ये जो है हिंदू मुस्लिम दोनों इसके राज्य में बहुत खुशी से रहते थे और इज्जत से सारे लोग इसको बड़ शाह यानी बड़े शाह या महान शाह की उपाधि से नवाजा है। जब इसकी मृत्यु हुई तो शाह मीर वंश, जिसका ये शाह मीर वंश का था, तो शाह मीर वंश का पतन हो जाता है इसकी मृत्यु के बाद में, ठीक है। और कलहन की जो राजतरंगिणी है उसमें इसका जिक्र किया गया है। इसी के समय में कश्मीरी भाषा लिखी गई, फारसी में बहुत सारी संस्कृत टेक्स्ट का अनुवाद भी किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट ऑफ द जैन कल्पसूत्रा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जैन कल्पसूत्र पेंटिंग जो है वो किस रीजन से है? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट मालवा एंड गुजरात, सेकेंड है मालवा एंड जौनपुर, थर्ड है गुजरात एंड मेवाड़ एंड फोर्थ है जौनपुर एंड गुजरात। राइट आंसर है मालवा एंड गुजरात, ठीक है। ये जो चित्र पश्चिम भारत में ये चित्रकला की शैली है, ये गुजरात, राजस्थान और मालवा जो एमपी का क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है। ये बेसिकली जैन धर्म से प्रभावित था। इसके अलावा जो अजंता और जो पाल कलाएँ थी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी और उसी तरीके से राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को जो संरक्षण दिया और इन्हीं के काल में मालवा और गुजरात वाले रीजन में इसकी स्थापना, ये जो पेंटिंग है इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप उसी लॉजिक को लगाइएगा और देखिए आपका आंसर सही होता है या नहीं। फर्स्ट एसर्शन है, बर्नी राइट सुल्तान महमूद तुगलक टॉक्ड एज इफ ही हेटेड लो बर्न पीपुल मोर देन ही हेटेड आइडल्स नेवर्थलेस आई हैव सीन हिम प्रोमिसिंग नब्जा, ठीक है, द लो बॉर्न सन ऑफ म्यूजिशियन to such an extent that he rose higher in status that many Maliks for Gujarat, Multan and Badaयूं were put in charge. It was strange how he gave high office and government of extensive territories and great province of men of low and mean birth. यानी बर्नी लिखता है कि सुल्तान महमूद तुगलक इस प्रकार कहता है कि जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ। जो सुल्तान महमूद तुगलक था इसका कहना था कि वो निम्न कुल के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घृणा करता है, लेकिन उसने निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार थे नजबा, इसको इस हद तक बढ़ावा दिया कि उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा पद दे दिया, जो गुजरात, मुल्तान और बदायूं के शासक या गवर्नर थे उनसे भी ऊंचा स्थान दिया। अब ये इरोनी है या आश्चर्यजनक है कि निम्न कुल में पैदा हुए व्यक्ति को उसने इतना बड़ा पदवी क्यों दिया, अगर वो खुद कहता है कि वो हेट करता है तो। रीजन है, द सुल्तान बिलीव्ड इन ऑफिस बीइंग ओपन टू टैलेंट, ही डिस्पेंस विद वॉट एवर कंसिडरेशन ऑफ बर्थ, हैड परसिस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटेड लॉ बोर्न पर्सन टू हाईएस्ट ऑफिस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा सुल्तान का मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए और प्रशासन में जन्म को लेकर जो उसका प्रचलित विचार था उसको उसने खत्म कर दिया और ऊंचे पद पर निम्न व्यक्तियों को भी नियुक्त किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच में एक संबंध इस्टेब्लिश है, दोनों सुल्तान महमूद तुगलक के बारे में, दोनों कोटेशन यानी स्टेटमेंट भी है, एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि कैसे इसको आप आंसर कर सकते हैं। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और उसमें आप आंसर मारिए, देखिए आपका सही होता है या नहीं, या क्या लॉजिक है, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, द सुल्तान इन्वोक्ड पर्सियन मोनार्कियल ट्रेडिशन एंड एडजस्ट देम टू द इंडियन मिलियू, द बुक अदब उद सलातीन एंड मासिर उद सलातीन विच ही has obtained from Baghdad for the instruction of his son dealt with the principle of Persian monarchy which he was eager to imitate in all their detail in Delhi. Identify the Sultan. यानी ये जो सुल्तान था वो फारसी राजतंत्रीय परंपरा को में विश्वास रखता था और उसी के अनुसार ये पला बढ़ा था, तो इसीलिए इसने फारस से 2 पुस्तकें मंगाई, आदब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन, ठीक है,
ताकि ये अपने पुस्तकों, अपने जो पुत्र हैं, ये बेटे हैं, उनको ये इस गाइड में अरब की जो राजतंत्रीय परंपरा है, ईरानी राजतंत्रीय परंपरा है, उसमें उनको सिखा सके। ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड इल्तुतमिश, थर्ड बलबन एंड फोर्थ जलालुद्दीन खिलजी। तो जब मैं इल्तुतमिश को पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत पीरियड में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसने अरब से 2 पुस्तकें मंगवाई थी, अरब अदब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन। अपने जो इसके पुत्र थे उसको ये चाहता था कि वो अरब ट्रेडिशन को अनुकरण करे या उसको फॉलो करे, इसी बात को लर्न कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप this video is beneficial for you and your NET exam. So if you do like this video, please comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching and thanks for discussion. Bye, have a nice day. Thank you.